काश वो जिंदा होते, काश एक बार जिंदा हो जाते, एक बार मेरे से बात कर लेते, काश ऐसे ओह वो था ओह। तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अव्यय। व्याकरण के बहुत सारे चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं और आज के क्लास में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि अव्यय इंडिकेबल आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, फिर भी एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अव्यय को समझते हैं। अव्यय क्या है? अव्यय या अविकारी, अव्यय का एक नाम होता है अविकारी। क्या एक नाम क्या होता है? अविकारी। अविकारी का मतलब होता है धन अव्यय या अविकारी दोनों एक ही नाम है। अव्यय या अविकारी मतलब विराम उत्पन्न करना। ठीक है, मतलब इसे कहा गया है कि उन अव्यय अविकारी उन शब्दों को कहा जाता है जो, कौन सा शब्द? जो लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो। मतलब क्या? लिंग के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन ना हो। मतलब ऐसा कहा जाए कि जिस पर न तो लिंग का, जेंडर का कोई असर पड़े और न ही वचन का कोई असर पड़े और न ही कोई पुरुष का असर पड़े। ठीक है ना, इस पर किसी का भी असर ना पड़े, इसमें कोई चेंजिंग ना हो। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में चेंजिंग होता था, उसमें परिवर्तन होता था। संज्ञा में परिवर्तन होता था, सर्वनाम में संज्ञा के अनुसार परिवर्तन होता था, विशेषण में संज्ञा सर्वनाम के अनुसार परिवर्तन होता था। लेकिन इसमें अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो बहुत, भारी, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, लेकिन, परंतु, ये सब क्या है? अविकारी है, अव्यय है, इंडिकेबल है। ठीक है, अव्यय के भेद क्या है? जैसे यहाँ पर मैं बहुत खाता हूँ, तो यहाँ पर बहुत आया है, मैं बहुत खाता हूँ। बहुत क्या है? अव्यय है। अविकारी या अव्यय है? अव्यय है। अब यहाँ पर यदि रहेगा कि वे लोग खाते हैं, तो भार में क्रिया बदलेगा। क्रिया बदलेगा किसके? नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, संज्ञा सर्वनाम के अनुसार क्रिया बदलेगा। लेकिन यहाँ पर वे लोग बहुत खाते हैं, वे लोग के साथ भी बहुत लगेगा, मेरे साथ भी बहुत लगेगा, वह के साथ भी बहुत लगेगा। यही तो इसका परिभाषा है कि लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कोई भी रूप में परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यानी बहुत आया है मैं के लिए, मेरे लिए बहुत आया है, वह बहुत खाता है, उसके लिए बहुत आया है, उसका बहुवचन क्या? वे लोग बहुत खाते हैं, तो वे लोग के लिए बहुत आया है। इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? इस शब्द को क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। ओके, अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं। अव्यय कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। समझ में? चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? सिंपल से इसके नाम में ही परिभाषा है। क्रिया विशेषण अव्यय के नाम में ही परिभाषा है कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले। कौन सी क्रिया? अंतिम क्रिया नहीं, क्रिया भार्व की विशेषता बतलाने वाले, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। किसके विशेषता बतलाने वाले? क्रिया की विशेषता बतलाने। क्रिया मतलब भार। क्रिया चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के क्लास में। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ, वहाँ, अब, अभी, ऐसे, वैसे, ये सब क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाएंगे। जैसे कि राम अब खा रहा है, यहाँ पर खाना जो है, खाने की जो क्रिया हो रही है कब हो रही है? अब हो रही है। तो खाने की विशेषता कौन बतला रहा है? अब बतला रहा है। तो अब कौन सा क्रिया हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। जाने के काम कहाँ हो रहे हैं? वहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? क्रिया की। जाना की विशेषता कौन बता रहा है? वहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पर वहाँ क्या हो जाएगा?
क्रिया विशेषण हो जाएगा। वहां क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण का कार्य क्या है? क्रिया विशेषण का कार्य, इसका कार्य मतलब इसका जो भेद है, टाइप है, यही इसका कार्य है, इसलिए अलग लिख दिया यहाँ पर। क्रिया का क्या करता है? किसी भी चीज का क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है। पहला चीज कि क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बतलाता है। दूसरा चीज, क्रिया विशेषण स्थान की स्थिति एवं दिशा का बोध कराता है। स्थान की स्थिति एवं दिशा का बोध कर, वह पूर्व में 10 किलोमीटर गया, वह पूर्व में किसी स्थान का नाम, वह पूर्व में बड़कासिमपुरा पहुंचा। तो ये क्या हो जाएगा? स्थान और दिशा दोनों बताया जा रहा है। तो यह क्रिया विशेषण का बोध हो रहा है। कौन से बोध हो रहा है? क्रिया विशेषण अव्यय का बोध हो रहा है। यहाँ पर क्रिया के समय अवधि आदि का बोध कराता है। क्रिया विशेषण क्रिया के समय अवधि आदि का बोध कराता है। जो 5 घंटों से आ रहा है, मैं 5 घंटों से चल रहा हूं, अब 5 घंटों से सोच रही है। क्या सोच रही है? 5 घंटों से सोच रही है। ये क्या है? समय अवधि है। क्या है? समय अवधि है। तो क्रिया विशेषण क्रिया के समय का भी बोध कराता है। अगला, क्रिया विशेषण के प्रकार निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध। निषेध माने वर्जित, निश्चय माने निश्चित, अनिश्चय माने अनिश्चित, स्वीकार माने स्वीकार करना, ग्रहण कर लेना, निषेध माने का वर्जित कर देना, माना कर देना। निषेध वर्जित लिखा रहता है ना, माना कर देना, निषेध कर देना। आज इन सब चीजों का बोध कराता है कि मेरा वहां जाना निषेध है, वर्जित है। तो कौन सा जगह? क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं निश्चय आज पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, इसके पहले नहीं पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, निश्चित हो गया, आज पढ़ूंगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आज समझ में? हाँ, क्रिया विशेषण क्रिया की न्यूनता माने कम से कम, अधिकता अधिक से अधिक, तुलना का बोध कराता है। आज समझ में? मुझे कम से कम चाय दो, कैसा? न्यूनता का बोध हो रहा है ना। कौन सा? क्रिया विशेषण हो गया। मुझे दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुई, उसमें लगा मुझे अधिक मिठाई चाहिए, मुझे अधिक मिठाई चाहिए। ठीक, किसका बोध हुआ? क्रिया विशेषण का बोध हुआ। अरे समझ में? ये कार्य समझ में आ गया। अगला है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। इसके लड़के फड़के कितने हैं? 4 हैं। पहला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो नाम में इसका परिभाषा है, स्थान की स्थिति, किसी भी मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण उस विशेषण को, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय उस अव्यय को कहते हैं जो स्थान की स्थिति दिशा का बोध कराए। स्थान की स्थिति भी और दिशा भी, दोनों का बोध कराए। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, बाहर, भीतर, इधर, उधर, पास, दूर, और ये क्या लिखा हूँ? दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। जैसे कि वह मेरे कमरे में आया है, स्थान मेरा कमरा, आया है, दोनों मतलब मेरे कमरे में, दिशा का भी बोध हुआ। दोनों यहाँ पर बोध हो रहा है ना। तुम बाहर मेरा इंतजार करो। इंतजार कहाँ करना है? बाहर। दिशा बता देगा कि वहाँ बाहर जाके इंतजार करो। दोनों बोध हो रहे हैं यहाँ पे ना। आज दोनों बोध हो रहा है यहाँ पर। बाहर, जैसे कि वह मेरे पास आकर बैठ गई, मेरे पास आकर बैठ गए। स्थान का बोध हो रहा है, दिशा का बोध हो रहा है ना। हाँ, तुम घर पर नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। तुम वहां क्यों गई थी? काम से क्यों गई थी? कहाँ पर? वहां। स्थान का बोध, क्यों गई थी, दिशा का बोध, दोनों हो रहा है साथ में ना। ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, समझ में आया? दूसरा चीज, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? तो इस या उस अव्यय को कहा जाता है जिसमें समय अवधि, दोनों की समय अवधि, टाइम
बारंबारता, बारंबार। आदि का बोध हो उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज मैं तुम्हें पीटूंगा, समझ में? आज मतलब क्या, समय का बोध हो गया आज। कल वह मेरे घर आएगा, समय का बोध हो गया ना। कल लक्ष्मी पटना जाएगी, समय का बोध होगा ना। जब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, समय का बोध हुआ ना। अब क्या किया जाए, पूरा टाइम खत्म हो गया। अभी यहाँ पर समय का बोध हो रहा है ना, अब क्या किया जाए, ठीक है। जब पढ़ना था तब तो पढ़े नहीं, तब आ गया ना, क्या है पे क्रिया का बोध है। अरे सीरियसली नहीं लेना इन सब चीज़ों को। यहाँ पर एग्जाम्पल बस दिया जा रहा है, एग्जाम्पल में जो समय बीता है उसका बोध कराया जा रहा है, ठीक है। सायम आदि का बोध होता है किसमें, कालवाचक में। काल है ये, काल, समझ में। अगला है रीतिवाचक के अव्यय। सायम, शाम के समय, शाम के समय, वह सायम काल में आया, शाम के समय आया, ठीक है। सायम काल, शाम के समय, समय का बोध हो गया, ठीक है। अगला है रीतिवाचक। क्लास में ही 2 लबिता, बदमाशी कर रही है। रीतिवाचक क्रिया के, देखो रीतिवाचक अवयव उस अवयव को कहते हैं जो क्रिया के प्रकार, भार्व के टाइप, सकर्मक, अकर्मक, अतिरिक्त टाइप, सहायक क्रिया पढ़े थे ना अभी कुछ दिन पहले। तो क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, इधर पे यहाँ पर स्वीकार, निषेध आदि का बोध कराता है, उसे रीतिवाचक कहते हैं। नाम याद रखना है। बोला क्रिया के कितने भेद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। अव्यय के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अविस्मयादि बोधक, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। समझ में? तो रीतिवाचक किसको बोलेंगे? तो जो क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध आदि का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे? रीतिवाचक। रीतिवाचक ना, रीति। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, शायद, अवश्य, ना, नहीं आदि। ऐसे वैसे अलग अलग है। ऐसे वैसे जैसे कि मैं ऐसे करूँगा, वह वैसे करेगा, वह कैसे बोलेगा, ये हो गया ना। हाँ, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही बोलूँगा, ठीक है। इस सब में किसका बोध हो रहा है ना? रीति का बोध हो रहा है। किसका? रीति का, ठीक है। हाँ ना, मतलब क्या, वो नहीं जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? नहीं क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। हाँ, न भी रीतिवाचक हो जाएगा। मैं अवश्य बोलूँगा, तुम नहीं पढ़ोगी, मैं अवश्य बोलूँगा, मैं अवश्य डांटूंगा, मैं अवश्य पीटूंगा, सब क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है हम लोग हाँ, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला है परिमाणवाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक अव्यय। जिस शब्द से क्रिया के न्यूनता, कम से कम, अधिकता, अधिक से अधिक, तुलना, मात्रा आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मापा तोला वही है। जैसे इतना, उतना। मैं इतना पढ़ूंगा, यार रोने लगेगा। उतना क्या है? उतना, इतना, जितना तुम्हें चाहिए उतना ले जाओ, ठीक है। थोड़ा, काली से थोड़ा, ठीक है। थोड़ा कम, मुझे थोड़ा सा चाय देना, ठीक है। कम से कम मिठाई खाओ, ठीक है। यहाँ पर खूब,
खूब मस्तियाँ करो, बिहार बोर्ड की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा ना। बोर्ड की तैयारी करना आवश्यक नहीं है, खूब मिठाई खाओ, अधिक से अधिक घूमो, अधिक से अधिक सीरियल देखो, ये किसका परिमाणवाचक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला है नंबर 2। आया समझ में इतना? आया। घूसा। दूसरा है संबंध बोधक। दूसरा क्या है? दूसरा है संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बनाए। बनेगा सेंटेंस में 2 वाक्य, संज्ञा कंडीशन है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद है और दूसरे वाक्य के साथ में क्या करे, संबंध बनाए, तो उस अव्यय को हम संबंध बोधक कहते हैं। इस तरह के निकट, दूर, आगे, पीछे, बाहर, और, तरफ, आगे है। वह मेरे निकट आ रहा है, वह क्या होगा, वह यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम हो गया ना, मेरे निकट आ रहा है। कौन है, किसके निकट, मेरे। हाँ, मैं हो गया यहाँ पर क्या, सर्वनाम। किसके निकट आ रहा है, मेरे निकट आ रहा है ना यहाँ पर, मेरे निकट। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। वह मेरे से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूरी की बोध यहाँ पर हो गई। ये भी हो गया संबंधवाचक। संबंध मतलब क्या, वह तो संबंध जो है ब्रेक होता जा रहा है, ये तो दूर जा रहा है ना। अगला है आगे, वह आगे पीछे, वह मेरे आगे पीछे घूमता है। आगे पीछे, आगे दोनों सर्वनाम के जस्ट बाद दूसरे वाक्य को जोड़ दिया, क्या हो गया यहाँ पर, संबंध बोधक आ गया। ठीक है, और है, बाहर है, सब क्या हो जाएगा, संबंध बोधक का उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। संबंध बोधक के 2 टाइप होते हैं, 2 भेद। संबंध बोधक कितने भेद होते हैं, 2 भेद। कितने भेद, 2 भेद। पहला है संबंध बोधक, मतलब क्या, इसमें विभक्ति रहता है। अब विभक्ति क्या करता है, शब्दों को जोड़ देता है। ये क्या करता है इसमें, यह विभक्ति के बाद आता है। विभक्ति जैसे का, के, की, ना, आहो, अजी, अरे, ये कुछ सब इसी में ना आता है, विभक्ति न है। पढ़ते कारक में, कारक हो गया है, कारक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। कारक विभक्ति के बाद के जो भी सेंटेंस आते हैं वो क्या होता है, संबंध बोधक होता है। जैसे भोजन के बिना भोजन में मन नहीं लगता है, तो भोजन के विभक्ति क्या है, के विभक्ति हो गया, यहाँ पर के विभक्ति हुआ। अब भोजन के बिना भोजन में मन नहीं लगता, इसके बाद के सारे सेंटेंस संबंध बोधक हो गए। आया समझ में? हाँ, वह मेरे बिना जाता ही नहीं है। मेरे बिना आ गया ना पर संबंध बोधक के उदाहरण। अगला है अनुबोध संबंध बोधक, जिसमें विभक्ति रहे ही ना, बिना विभक्ति के शब्द। बिना विभक्ति के शब्द क्या कहलाएंगे, अनुबद्ध संबंध बोधक। बिना विभक्ति के शब्द, इसमें अव्यय वैगर विभक्ति आता है, बिना अव्यय के विभक्ति आता है। जैसे भोजन के बिना भोजन नहीं। देखिए यहाँ पर के बिना, भोजन के बिना, के विभक्ति यहाँ पर के विभक्ति आया, तो किसमें चला जाएगा, संबंध बोधक में जाएगा। आप बिना घर सूना, भोजन बिना, यहाँ पर के नहीं होगा, ठीक है ना, के यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि के होगा तो विभक्ति हो जाएगा ना। अब विभक्ति होगा तो ये तो चल जाएगा ऊपर वाला में। तो भोजन बिना भजन नहीं, भोजन बिना भजन नहीं। आप बिना घर सूना, इसमें विभक्ति नहीं है, जबकि इसमें विभक्ति यूज कर सकते हैं कि भोजन के बिना भजन नहीं। तो क्या आया, तब विभक्ति संबंध बोधक। इसमें भी आपके बिना क्या आया, संबंध अनुबद्ध हो, संबंध हो जाएगा। यहाँ पर अनुबद्ध में विभक्ति नहीं रहेगा, विभक्ति रहित रहेगा। ठीक है, आया समझ में संबंध बोधक। सीधा सीधे है कि जो संबंध को जोड़े आपस में, गठबंधन जोड़े, इसे क्या कहेंगे, संबंध बोधक। ठीक है, अगला है समुच्चय बोधक। तीसरा क्या है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो अव्यय 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है।
जो अव्यय दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला और, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, परंतु में, इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि, जो कि, ताकि, हल्की, अपितु, ये सब आ जाएंगे किस में? समुच्चय बोधक में। जैसे राम और श्याम दोस्त हैं, गीता और सीता दोस्त हैं ना, लक्ष्मी और प्रीति फुआ भतीजी है, आ जाएगा ना इसमें। तो ये हो जाएगा क्या? समुच्चय बोधक के उदाहरण, ठीक है। दूसरा व नहीं, एवं, एवं, तथा, ये सब क्या करता है? दो दो शब्दों को आपस में, दो दो वाक्यों को आपस में, तो ये समुच्चय बोधक कहलाता है, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकार समुच्चय बोधक, समान अधिकार समुच्चय बोधक। समान अधिकार तो ये दो मुख्य वाक्यों को एक ही प्रकार के दो शब्दों को जोड़ता है, माने एक जैसे वाक्य रहेंगे तो दो मुख्य वाक्य रहेंगे या एक जैसे, दोनों मुख्य रहेगा, दोनों की प्रधानता रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि इसमें भी आ जाएगा और, वह, एवं। जैसे राम और श्याम, गीता और सीता, तो गीता भी सीता भी, दोनों की प्रधानता है यहाँ पर, दोनों नाउन है, नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा, ठीक है, दोनों की प्रधानता है। गीता, आप भी मैं भी आ गया पर, दोनों की प्रधानता है, दोनों एक जैसा वाक्य है। तो या तो दोनों एक जैसा वाक्य हो या दोनों मुख्य वाक्य हो, तीन जब दोनों वाक्यों को जोड़ेगा तो उसे कहेंगे समान अधिकार समुच्चय बोधक। समझ में। अगला है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक यह क्या करता है? यह मुख्य वाक्यों के साथ आश्रित वाक्यों को भी जोड़ता है। मुख्य वाक्यों के साथ आश्रित वाक्यों, ताकि, चूंकि, क्योंकि, अपितु, इसलिए, मैं सो रहा हूँ इसलिए, या क्योंकि मैं सो रहा हूँ क्योंकि मुझे रात में जागना है। जोड़ दिया ना दो वाक्यों को। आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको तो कुछ चाहिए, कहीं जाना है, क्या कुछ करना है, बहुत सारे वाक्य किसी को वो जोड़ देंगे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ इसलिए, किस लिए? मुझे काम है या मुझे पढ़ना है या मुझे सोना है, कोई भी दो वाक्य को जोड़ देगा, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे किस में? व्यधिकरण समुच्चय बोधक में। आया समझ में? व्यधिकरण समुच्चय बोधक में। मैं बोल रहा हूँ ताकि आप घर पर पढ़ें, आप समझे, तो ताकि आ गया ना यहाँ पर, ताकि। आया समझ में? तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है ये। आया समझ में? अगला है विषमयादि बोधक अव्यय। सीधा सीधी इस बात है कि यह अव्यय हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि, घृणा माने घृणा का ना, आदि का तीव्र मनोभाव व्यक्त करता है, व्यक्त होता है। ऐसा ओह वाह काश सवास ए बाप रे राम राम छे, ऐसा होता है ना। देखा ओह, कौन घटना, कोई घटना हो जाए, कोई घटना, ओह आए, कोई बड़ा काम करते सवास 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 सवास, ऐसा सवास ही दिया जाता है, ठीक है। कोई बड़ी घटना दे, बाप रे, इस तरह के मतलब रिएक्शन के ऊपर ये निर्भर करता है विषमयादि बोधक, ठीक है। राम 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 राम, अच्छे में भी बुरे में भी राम राम राम, ठीक है। अच्छे में भी बुरे में भी, दोनों में राम हर जगह, दोनों में है, अच्छे में भी बुरे में भी। और उसके बाद छी 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 बेकार के, ठीक है। तो ये जितने भी वाक्य विषमयादि बोधक है, ठीक है ना। हर होता ना ऐसे क्या होता है, विषमयादि बोधक का उदाहरण हो जाएगा। ओह ऐसा समझ में। काश मैं पढ़ा होता तो मेरे भी अच्छे नंबर आते, ऐसा होता है। काश विषमयादि बोधक। तो जितने भी हर वक्त जो वाक्य होते हैं ना, जिससे मतलब रिएक्शन हमारा चेंज होता रहता है, वह सारे वाक्य विषमयादि बोधक कहलाते हैं ना। आश्चर्यचकित वाक्य, आश्चर्यजनक वाले, ठीक है। आया समझ में?
इसके 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के भेद होते हैं। पहला हो गया हर्ष सूचक। हर्ष सूचक जैसे वाह वाह वाह, ठीक है, मैंने क्या होता है आनंदित। हर्ष, हर्ष मैंने कहा खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, बहुत सारी खुशी। हर्ष जैसे वाह वाह, अब ज्यादा खुशी वाह वाह वाह। धन्य 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 धन्य, सबास, का लिख दिए हैं हम, सबाद, सबास, सबास, ठीक है, सबास, सबासी देना ना, वेल डन, वेल डन, इंग्लिश में वेल डन, वेल डन, वैसे सबास। ये सब क्या हो जाएगा, हर्ष सूचक हो जाएगा। जब अपनी खुशी को, तीव्र खुशी को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, हर्ष सूचक। अपनी खुशी को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं तो क्या बोलते हैं, हर्ष सूचक। देखो अपनी खुशी को खुद से खुद प्रकट कर रही है नीचे बैठकर। दूसरा होता है शोक सूचक। शोक समझ, शोक, उदासी, ठीक है, मैं ओह ऐसा होता है ना, हाय काश, हाय कोई मर जाए, ओह कितने अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे से बोलते थे, काश, कैसा, काश वो जिंदा होते, काश एक बार जिंदा हो जाते, एक बार मेरे से बात कर लेते, जैसे काश, ऐसा ओह वो था, ओह जाते ले मान लो पापा चाय मांगे, ठीक है, सुबह सुबह, या चाची कोई भी घर पर चाय मांगे, ठीक है, लेकर चाय, राह में चाय गया, गिर चाय गिर गया, अब क्या, ओह हाँ सोच, मतलब एक अंदर से शोक हो जाएगा, मम्मी अब पिटेगी, ओह है, अब मम्मी से गिरे, ओह गिर गया। आज समझ में, शोक सूचक शब्द है ये, है ना। अपने शोक को, अपने दुख को प्रकट करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, शोक सूचक शब्द कहलाता है, अब ये कहलाता है। अगला है आश्चर्य सूचक। आश्चर्य सूचक, आश्चर्यचकित हो जाना, है ना, एकाएक आकर कोई बड़ी खुशी सुना दे, मान लो, जैसे इसमें हो जाएगा ए ओ ए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा बोल, ए ओ हाय क्या बाप रे, आज में आश्चर्य सूचक शब्द है, ठीक है। मान लो एक बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद में है किसी का नंबर, मान लो तुम्हारा नंबर आ गया 400, ठीक है, ठीक है, अब मान लो किसी का नंबर आया 480, ठीक है, और तुम्हारे साथ एक साथ पढ़ी हो, दोनों एक साथ पढ़ी हो, मान लो, ठीक है, दोनों एक साथ पढ़ी हो, ठीक है, लाना ना लाना तो तुम लोग का हाथ में है ना, मान लो एक साथ दोनों पढ़ी है, पता लगेगा मेरा कितना है 400, उसका कितना 400, बाप रे 400, इस तरह रिएक्शन होगा ना, हाँ, तो वह रिएक्शन क्या हो जाएगा, आश्चर्यचक हो जाएगा, ऐसा समझ में, हाँ, बाप रे क्या, ऐसा आदमी, जैसे मान लो तुमको कोई गलती से रहे, क्यों गई थी कल यज्ञ देखने, क्या, अब तू गई ही देखू, आका क्यों गई थी, क्या, ऐसा समझ में, ऐसे आश्चर्य सूचक। गलती ना हो, गलती ठहरा जाए तो क्या, पालन नहीं क्या, और तुमने कहा। अगला है हम लोग का घृणा सूचक। घृणा करने वाला बेकार नहीं, जैसे छी छी छी, धिकार है, हट, ये सब वर्ड क्या है, घृणा सूचक है, कोई बेकार चीज है, गंदा चीज है, छी बहुत गंदा, छी छी हटाओ, उसमें और क्या है इसमें नीचे, हाँ देख, तो क्या है ना, तुम कुछ गंदा काम कर दो या कुछ मतलब ऐसा काम करो जो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक, देख ऐसा डांटने वाला है, धिकार है तुम पर, पढ़ते नहीं घर पर बिल्कुल, है ना, घर के मम्मी गुस्सा हो या मम्मी ज्यादातर मम्मी गुस्सा होती है, धिकार है, ऐसे बेटी के रहे या ना रहे, ठीक है, हो जाएगा घृणा सूचक हो जाएगा, है समझ में, हाई हट हट, मतलब क्या, कुछ गंदा सा व्यवहार करो, पास में बैठे हट हट, ये हो जाएगा क्या, घृणा सूचक, घृणा सूचक, ठीक है, आया समझ में। अगला 5वां है स्वीकार सूचक। ओ 5वां क्या है, स्वीकार सूचक,
स्वीकार मैंने कहा आप स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, जैसे जी हाँ हाँ, एक्सेप्ट, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, एक ही में, ठीक है, अच्छा ठीक है। मम्मी डांटे तो क्या, इस तरह। अब पापा समझाए तो अच्छा अच्छा अच्छा, पापा समझाए तो, डांटे तो अलग रिएक्शन, समझाए तो अलग रिएक्शन। अब किसी किसी का अलग हो जाता है तो उसमें हम क्या करें। अब मान लो जैसे रुचि का, मम्मी डांटे तो मम्मी को ही डांट देगी, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये एक दो अपवाद होते हैं हर जगह पर, बिना अपवाद की श्रेणी नहीं चलेगी, ठीक है। आया समझ में। तो इस स्वीकार करने वाला, अच्छा जैसे हम समझा रहे हैं, समझाते का समझ में आया, हाँ आगे ना, हाँ समझ में, जी हाँ समझ में आया, ठीक है। अच्छा मतलब कुछ पूछा, अच्छा अच्छा दो शब्दों में प्रयोग किया जाता है, दो शब्दों के लिए। एक तो समझ में आ गया इसके लिए, स्वीकार करने के लिए, और दूसरा चीज होता है किसी को नीचा दिखाने के लिए। इसमें ना ये थोड़ा सा अलग है, उपयोग होता है अच्छा का, ठीक है ना। माने किसी के बात को काटा जाए तो अच्छा, अच्छा जी, है ना, अच्छा जी ना, मतलब क्या वहाँ पर उसका अर्थ अलग निकल आ रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर अर्थ यह नहीं हो रहा है कि स्वीकार करना नहीं हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है उसको जैसे होता है ना, अच्छा ये बात बा, ऐसे यह वर्ड होता है वहाँ पर, ठीक है। तो किसी के बात को काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वीकार करने के लिए हो रहा है, ठीक है। अगला है संबोधन सूचक। अगला क्या है, संबोधन सूचक। इसमें होता है हे, अरे, अजय, अहो, अजय जी, ओ जी, का जी, सुनो जी, जाओ जी, सुनो, ये सब होता है किसमें, संबोधन सूचक में ना। हे, अरे सुनबे कि ना, ऐसा होता है ना, अजी, सुनी, भोजपुरी में अहो, है ना, सुना हो, ऐसा होता है ना। ए जी, सुनी जी, किसमें आ जाएगा, संबंध सूचक में आ जाएगा। किसमें आएगा, संबंध सूचक में आ जाएगा। आया समझ में। एक और एक और छोटा सा बच्चा है निपात। निपात ये भी अव्यय है, ये साइड में है, देखो ये मतलब रुचि के श्रेणी में है, साइड में, ठीक है। निपात क्या होता है, ऐसे अव्यय जो वाक्यों को नया भाव प्रकट करता है। हाँ यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ ऐसे अव्यय है ये जो वाक्यों को एक नया भाव प्रकट करता है, एक नया रूप देता है, नया सबसे अलग भाव प्रकट करता है। जैसे देखो नीचे लिखा है इसका, ही भी, तो, तक, मात्र, भार, न, आदि, ये सब हो जाएगा। जैसे श्याम ने ही मुझे मारा, श्याम ने ही मुझे मारा है, कौन, श्याम ने ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ने ही, निपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। आया समझ में, टोटल क्लियर। तो पूरा समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एक बार, और नहीं समझ में आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।